हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। इससे पहले हमने सॉलिड स्टेट की इंट्रोडक्शन वीडियो की थी जिसमें हमने डिफरेंस देखा था सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। तो सबसे पहले हमारे पास है सॉलिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। सॉलिड्स आर रिजिड एंड हैव डेफिनेट शेप्स। ओके, तो सॉलिड्स जो हैं वो रिजिड होते हैं और उनकी एक डेफिनेट शेप होती है। रिजिड इसलिए होते हैं क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। डेफिनेट शेप होती है मतलब कि ये अपनी शेप को चेंज नहीं करते। इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर वेरी शॉर्ट एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। इसका रिजिड होने का दूसरा कारण ये भी है कि इनके पास क्या रहता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती हैं। और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो कि क्या है, दो पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्स है, जिस तरह से ये है हमारा पार्टिकल, इसके और दूसरे पार्टिकल की फोर्स, इन दोनों के बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा हाई है, जिस वजह से ये इस तरह से रहते हैं, क्लोजली पैक्ड रहते हैं। ओके, तो इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ही कम रहता है। Solids maintain their volume independent of the size and shape of the container in which they are placed. ओके, तो सॉलिड्स क्या है, वो अपना वॉल्यूम को मेंटेन करके रखते हैं। वो इंडिपेंडेंट होते हैं साइज एंड शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो लिक्विड है, लिक्विड क्या करता है, लिक्विड को हम क्या करेंगे, बॉटल में डालेंगे तो वो बॉटल का क्या ले लेगा, शेप ले लेगा। ठीक है, बॉटल की शेप ले लेगा, लेकिन उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हमारा सॉलिड है ये क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है। इसको आप चाहे किसी भी कंटेनर में डाल दो, ठीक है, ये अपना साइज मेंटेन करके रखता है। ये इंडिपेंडेंट होता है किसी भी कंटेनर के अनुसार ये अपना साइज नहीं बनाएगा, जो इसका साइज है वही रहेगा। ठीक है, जैसे कि टेबल हो गया, चेयर हो गई, तो उसका साइज सेम ही रहता है। सॉलिड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, इसी वजह से ये क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। ओके, अगर आप किसी कंटेनर में इन्हें स्टोर कर रहे हो, कोई भी सॉलिड मटेरियल है आपके पास, उसको स्टोर कर रहे हो आप, तो जितना उसने एरिया कवर करना है वो उतना ही करेगा। आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते कि कंप्रेस करके वो जो आपका कंटेनर है वो बंद हो जाएगा, नहीं, जितना उसका एरिया है वो लेगा, क्योंकि ये क्या है, रिजिड मटेरियल है, सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। सॉलिड्स की डेंसिटी क्या रहती है, हाई रहती है। डेंसिटी होती है हमारे पास मास पर वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम मास जो है हमारे पास रहता है कि मैटर ने जो है, जो हमारे पास जो मैटर है वो कितना प्रेजेंट है किसी ऑब्जेक्ट में। ठीक है, मैटर कितना प्रेजेंट है किसी ऑब्जेक्ट में, वो उसके मास को बताएगा। ठीक है, उसकी डेंसिटी को बताएगा। ठीक है, वो क्या बताएगा, उसकी डेंसिटी को बताएगा। और जो वॉल्यूम है वो बताता है थ्री डायमेंशनल स्पेस को, कि कितना थ्री डायमेंशनल स्पेस जो है किसी ऑब्जेक्ट ने ऑक्यूपाई किया है। तो सॉलिड्स का जो मास रहता है वो क्या रहता है, हाई रहता है। सॉलिड्स का मास क्या रहता है, हाई रहता है, क्योंकि आप खुद अंदाज़ा लगाओ, क्योंकि इसमें जो है पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं इस तरह से। ठीक है, तो ज़्यादा पार्टिकल्स होने की वजह से, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होने की वजह से इसका मास ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसमें मैटर है वो ज़्यादा प्रेजेंट है इन कंपैरिजन टू लिक्विड। लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें थोड़ा स्पेस रहेगा, तो मॉलिक्यूल्स, मैटर क्या है हमारे पास, कम हो गया। ठीक है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़ा स्पेस है, तो इस वजह से मैटर जो है वो, उसका जो हमारे पास अमाउंट था वो कम हो गया लिक्विड में। इस वजह से वो क्या रहते हैं, फ्लोई रहते हैं। यहाँ पे मास इसका ज़्यादा रहेगा सॉलिड का, क्योंकि सारे के सारा जो हमारा सॉलिड है इसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं। इस वजह से इसकी हाई डेंसिटी रहती है इन कंपैरिजन टू लिक्विड, क्योंकि लिक्विड में भी हमें स्पेस देखने को मिलता है बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स। इस वजह से अमाउंट ऑफ मैटर कम हो गया इन कंपैरिजन टू सॉलिड। ठीक है, अब हमारे पास
पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट आर फिक्स्ड एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजिशन। हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड स्टेट के वो फिक्स रहते हैं, अपनी पोजीशन पर फिक्स रहते हैं। इन्हें मूव भी करना है, अगर इन्हें मूव भी करना है तो ये क्या करेंगे, अपनी मेन पोजीशन, जो इस तरह से हमारा ये सॉलिड पार्टिकल है, इसकी ये मेन पोजीशन है, इसके अराउंड यहाँ पे ही ये क्या करता रहेगा, स्लोली वाइब्रेट करता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ही ये वाइब्रेट करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा, लेकिन अपनी जो इसकी मेन पोजीशन है इसको छोड़कर नहीं जाएगा। ठीक है, सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल फ्लूइडिटी एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, सॉलिड्स क्या है, क्लोजली पैक्ड है, इस वजह से ये फ्लोई नहीं है। लिक्विड में पार्टिकल स्पेस होता है, इस वजह से ये थोड़े फ्लोई होते हैं, और गैसेस में बहुत ज़्यादा रहता है तो गैसेस क्या होती है, डिफ्यूज़ कर जाती हैं। तो वही चीज़ हम देख रहे हैं आगे, द डिफ्यूजन ऑफ द पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट इज नेग्लिजिबल। ओके, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है, क्लोजली पैक्ड हैं, तो उनका डिफ्यूजन भी नहीं होगा, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, दूर दूर प्रेजेंट रहते हैं, तो इस वजह से वो क्या कर जाती है, डिफ्यूज़ कर जाती है। और जो हमारा सॉलिड है उसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है तो डिफ्यूजन इज नेग्लिजिबल। All these properties clearly indicate that in the solid state of a substance, the constituent atoms, ions और molecules are very closely packed in space। तो इन सब प्रॉपर्टीज को देखकर हमें ये पता चला कि जो हमारा सॉलिड है उसके कंस्टिट्यूएंट्स, चाहे वो एटम का बना है, चाहे आयंस का या मॉलिक्यूल्स का, अलग अलग तरह के सॉलिड्स होते हैं हमारे पास, हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वो सारे क्या है, क्लोजली पैक्ड हैं। The interparticle spaces or voids are so small that their movement is almost negligible। अब जो interparticle space या space जो इनमें प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, void बोलते हैं। क्या बोलेंगे, voids बोलेंगे। वो बहुत ही छोटे रहते हैं, इस वजह से उनकी मूवमेंट को नेग्लिजिबल माना जाता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया है, यहाँ पर आप ये देख रहे हो ना, ये जो स्पेस है इनको हम क्या बोलेंगे, voids बोलेंगे। इसको क्या बोल दिया, वॉइड बोल दिया। तो ये बहुत ही छोटा सा स्पेस है, इसको क्या माना जाएगा, नेग्लिजिबल माना जाएगा इसकी मूवमेंट को। ठीक है, ये है। दे डू नॉट हैव एनी ट्रांसलेटरी मोशन बट कैन हाउएवर ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि इनका ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता है। ट्रांसलेटरी मोशन हमारे पास दो तरह के होते हैं, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन, कर्वीलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन हुआ कि हमारा जो सब्सटेंस है वो लीनियर लाइन में आगे की तरफ को मूव कर रहा है, और कर्वीलिनियर मोशन हुआ कि कर्व लेकर के मूव कर रहा है। ठीक है, कर्व आ रहा है, इसमें कर्व लेकर के हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। तो हमें पता है कि ये तो ऑसिलेट करता है अबाउट देयर मेन पोजीशन, ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, When a solid is heated, जब हम सॉलिड को हीट करते हैं, the vibratory motion of the particles increases। ठीक है, जैसे जैसे हीट बढ़ेगी तो जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे सॉलिड के वो वाइब्रेट ज़्यादा करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा फास्ट तरीके से वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। दिस ऑल्सो रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। इस वजह से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो कि क्या है, हमारी मूवमेंट में हेल्प करती है, तो वो उनकी इंक्रीज कर जाएगी, मतलब कि विच अल्टीमेटली बिकम्स लार्ज इनफ टू ओवरकम दी बाइंडिंग फोर्सेज इन द पार्टिकल्स। अब जो बाइंडिंग फोर्स थी दो पार्टिकल के बीच में, जो इनको क्या कर रही थी, क्लोजली पैक करके रख रही थी, ये बाइंडिंग फोर्स ज़्यादा हीट की वजह से क्या हो जाएगी, कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी। इस वजह से जो हमारा पार्टिकल है जो पहले इस तरह से प्रेजेंट था वो थोड़ा दूर प्रेजेंट हो जाएगा। अब इसकी क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या हो गई, इंक्रीज हो जाएगी, और ये क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा। एट दिस स्टेज सॉलिड मेल्ट्स टू लिक्विड, और इस स्टेज में जो हमारा सॉलिड है वो क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा इनटू लिक्विड। The temperature at which a solid melts under normal pressure, that is 1 atmosphere, is known as its melting point। तो ऐसा टेम्परेचर जिसमें कि हमारा सॉलिड मेल्ट कर जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड गिव्स एन आइडिया ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरपार्टिकल फोर्सेस। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट से हमें एक बात का पता चलेगा कि जो
मैग्नीट्यूड है, मतलब कि कितना ज़्यादा इंटर पार्टिकल फोर्सेस प्रेजेंट थी उस पर्टिकुलर सॉलिड में जिसको अभी हमने मेल्ट किया है। जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, मतलब कि उसकी जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो उससे हमें उसका मैग्नीट्यूड का पता चलेगा। दस हायर मेल्टिंग पॉइंट more will be forces which bind the particles। ओके, तो हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा तो इसका मतलब इन पार्टिकल्स के बीच की फोर्सेस बहुत ज़्यादा हाई थी, ठीक है, और अगर कम तो मतलब कि फोर्सेस कम थी, ज़्यादा नहीं थी। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यू सॉलिड्स आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ मेल्टिंग पॉइंट बताए हैं कुछ सॉलिड्स के। हमारे पास ऑक्सीजन है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 55, नाइट्रोजन का 63, आइस का 273, सोडियम का 371, मैग्नीशियम का 920, सोडियम क्लोराइड का है 1077। अब यहाँ पर एक बात नोटिस करने की है कि ऑक्सीजन का कम है मेल्टिंग पॉइंट, नाइट्रोजन का कम है, आइस का ज़्यादा है, ठीक है। तो जो हमारा ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है ये क्या है, डाई एटॉमिक है, मतलब कि ये क्या है, नॉन पोलर गैसेज हैं एट रूम टेम्परेचर and the intermolecular forces are weak van der Waals forces are also called London force। तो वीक वैन डर वाल फोर्सेस को हम लंदन फोर्स भी बोलते हैं, ये बहुत ही वीक फोर्सेस होती हैं। तो ये क्या है, नॉन पोलर है, मतलब कि इनके ऊपर क्या है, चार्ज नहीं है। ये क्या है, डाई एटॉमिक है। पोलर क्या हुए, जैसे कि हमारा सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड भी हमने लिया हुआ है यहाँ पर, इसका भी हमने आपको बताया है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 1077। तो सोडियम क्लोराइड में क्या है, जब हमारे मॉलिक्यूल्स में क्या रहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस रहता है, ठीक है, तब उनके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो क्या बन जाते हैं, पोलर, मतलब कि इनमें पोल्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और डाई एटॉमिक में ये ऐसा कुछ नहीं होता है। तो डाई एटॉमिक में क्या रहता है, डाई एटॉमिक में हमारे क्या रहते हैं, नॉन पोलर रहते हैं, इनमें कोई पोल्स नहीं होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होते हैं, क्योंकि ये इक्वली शेयर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को। तो लंदन फोर्सेस इनके बीच में प्रेजेंट रहती है, दैट इज वाई द मेल्टिंग पॉइंट्स आर लो। यही कारण है कि इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो है, क्योंकि वीक वैन डर वाल फोर्सेस प्रेजेंट हैं और ये नॉन पोलर है। इन आइस द फोर्सेस आर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आइस में क्या रहती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। इस तरह से यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। तो ये जो रहती हैं, दीज आर कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो हमारी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है वो हाई रहती है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं ये, इस वजह से आइस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है। द रिमेनिंग सब्सटेंसेज आर ईदर मेटल्स और आयनिक सॉलिड्स इन नेचर। अब जो हमारे पास रिमेनिंग सब्सटेंस है जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, ये क्या है, मेटल्स हैं। सोडियम क्लोराइड हमारे पास क्या है, आयनिक सॉलिड्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये क्या है, पोलर है, सोडियम पॉजिटिव चार्ज है इसके पास, क्लोरीन के पास क्या है, नेगेटिव। तो ये क्या है, आयनिक सॉलिड्स हैं। इन दैम द फोर्सेज आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। तो इनमें भी क्या रहती हैं, फोर्सेस ज़्यादा रहती हैं। वो आप किस चीज़ से पता लगा सकते हो, इनके मेल्टिंग पॉइंट से, क्योंकि क्या है, सोडियम का 371 है, मैग्नीशियम का 920 है, सोडियम क्लोराइड का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये आयनिक सॉलिड्स हैं। तो आयनिक सॉलिड्स क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड होंगे ये, इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय।